चौथा फ्रिक्शन, घर्षण। फ्रिक्शन जब कभी कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर सरकती या लुढ़कती या चलने की चेष्टा करती तो स्पर्श में आने वाली सतह के बीच एक बल लगता है जो वस्तु की गति का विरोध करती है। यही विरोधी बल घर्षण बल कहलाता है। घर्षण एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल सतह के खुरदरेपन पर निर्भर करता है। जो सतह जितना खुरदुरी होगी उसमें उतना अधिक घर्षण होगा। ऐसा कोई सतह नहीं है जो पूर्णतः घर्षित रहित हो। घर्षण की उत्पत्ति। ऐसा माना जाता है कि घर्षण की उत्पत्ति आणविक बलों के कारण होता है। जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में आता है तो दोनों सतह के अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण दोनों सतह आपस में चिपक जाते हैं। जब एक वस्तु दूसरे पर सरकती है तो बल लगाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि दोनों सतह आणविक आकर्षण के कारण चिपका रहता है। अतः घर्षण एक प्रकार का आणविक आकर्षण बल है। सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु किसी सतह पर खिसकने की रहती है तो उस स्थिति में गति के दिशा के विपरीत जो घर्षण बल लगता है उसे ही सर्पी घर्षण कहते हैं। लोटनिक घर्षण। जब वस्तु की गति लुढ़ककर या लोटन करके होती है तो उस स्थिति में गति की दिशा के विपरीत जो बल लगता है उसे लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। जैसे में स्ट्रक्चर है, एक्स और वाई सतह पर एम वस्तु पर उसका भार W नीचे की ओर लगता है तथा संपर्क सतह एक्स वाई की प्रतिक्रिया R ऊपर की ओर लगता है। R तथा W एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में लगता है, जिसके कारण वस्तु संतुलन के अवस्था में है। स्थिर घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब M वस्तु पर P बल लगता है तो वस्तु खिसकता नहीं है, क्योंकि P के विपरीत दिशा में एक घर्षण बल F लगता है। इसी घर्षण बल को स्थिर घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर M वस्तु पर लगने वाले बल P का मान बढ़ाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वस्तु खिसकने को हो जाता है। ऐसी स्थिति में P का मान विपरीत दिशा में लगने वाले बल F के बराबर हो जाता है। F के इसी महत्तम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। गतिज घर्षण, डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण के बराबर बल लगने वाले बल बहुत खिसकने को हो जाता है और अब वस्तु को गति में लाने हेतु सीमांत घर्षण के मान से कम मान के बल की आवश्यकता होती है। घर्षण बल के इस मान को गतिज घर्षण कहते हैं। नोट: गतिज घर्षण का मान सीमांत घर्षण से कम होता है। घर्षण के नियम। पहला है, घर्षण बल की दिशा हमेशा वस्तु को चलाने वाले बल के विपरीत होती है। दूसरा, किन्हीं दो सतहों के बीच घर्षण बल का मान वस्तु पर सतह की अभिलंब प्रतिक्रिया के मान के समानुपाती होता है। जैसे F बराबर R। F बराबर माइक्रो R या F बटा R बराबर माइक्रो। U माइक्रो एक प्रकार का नियतांक है जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं। तीसरा है घर्षण गुणांक
यू बरा का मान सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। चौथा है, यदि सतह के बीच लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया बल स्थिर हो तो घर्षण बल संस्पर्श सतह के आकार या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। घर्षण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दो सतहों के बीच सीमांत बल F का मान उसके बीच अभिलंब प्रतिक्रिया R के मान के समानुपाती होता है। जैसे F बराबर R, F बराबर माइक्रो R। माइक्रो को घर्षण गुणांक या सीमांत घर्षण गुणांक कहते हैं। अगर दो सतहों के बीच गतिज घर्षण F के हो तो गतिज घर्षण गुणांक माइक्रो K बराबर F K बटा R होगा। सीमांत घर्षण गुणांक का मान गतिज घर्षण गुणांक के मान से अधिक होता है, क्योंकि सीमांत घर्षण का मान गतिज घर्षण के मान से अधिक होता है। सीमांत घर्षण गुणांक तथा गतिज गुणांक दोनों के मान समानता 1 से कम होता है। सीमांत घर्षण का कोई मात्रक या बीमा नहीं होती है, क्योंकि घर्षण गुणांक एक ही प्रकार के राशि का अनुपात है। घर्षण कोण एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कहता है दो सतहों के बीच के सीमांत घर्षण F और अभिलंब प्रतिक्रिया R के संयोग से परिणामी प्रतिक्रिया R प्राप्त होता है। R डॉट तथा R के बीच लैम्डा कोण बनाता है। इसी कोण को घर्षण कोण कहते हैं। यही है F बराबर माइक्रो R या माइक्रो बराबर F बटा R। अब F बराबर घर्षण डॉट R डॉट साइन लैम्डा तथा R बराबर R डॉट कॉस लैम्डा। अब है माइक्रो बराबर R डॉट साइन लैम्डा बटा R डॉट कॉस लैम्डा, इसलिए माइक्रो बराबर tan लैम्डा। विराम कोण एंगल ऑफ रिपोज, आनत सतह टिंसलेट प्लेन पर स्थित वस्तु का वह अधिकतम कोण जिस पर वस्तु संतुलित अवस्था में रहता है तथा कोण का मान बढ़ाने पर वस्तु आनत तल पर गति करने लगता है, कोण विराम कोण कहलाता है। m द्रव्यमान की वस्तु आनत तल पर है तथा विराम कोण थीटा के बराबर है। इस स्थिति वस्तु का भार W ठीक नीचे की ओर लगता है। W एक घटक W cos थीटा AB के लंबवत है, जो अभिलंब प्रतिक्रिया R को संतुलित करता है। W का दूसरा घटक W sin थीटा है, जो वस्तु को खिसकाने की चेष्टा करता है तथा सीमांत घर्षण बल F के द्वारा संतुलित होता है। F बराबर W sin थीटा तथा R बराबर W cos थीटा, तो माइक्रो बराबर F बटा R, तो W sin थीटा बटा W cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। घर्षण कोण की परिभाषा से माइक्रो बराबर tan लैम्डा तथा विराम कोण की परिभाषा से माइक्रो बराबर tan थीटा आता है। अतः tan लैम्डा बराबर tan थीटा या लैम्डा बराबर थीटा। अतः सीमांत संतुलन की स्थिति में घर्षण कोण तथा विराम कोण का मान बराबर होता है। अगर थीटा बराबर लैम्डा हो तो वस्तु संतुलन की स्थिति में होगी। दूसरा, थीटा बराबर लैम्डा हो तो वस्तु चरम घर्षण की स्थिति में होगी। तीसरा, लैम्डा से बड़ा हो, थीटा जो है लैम्डा से बड़ा हो तो वस्तु को त्वरित गति होगी।
तरल घर्षण फ्लूइड फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु किसी तरल गैस या द्रव में गतिशील रहता है तो वह सामने के तरल को बगल में विस्थापित कर देता है। तरल का कुछ भाग वस्तु को आगे बढ़ाता है। इससे तरल को तो गति प्राप्त होता है, परंतु वस्तु की गतिज ऊर्जा घट जाती है। ऊर्जा की यही कमी वस्तु पर अवरोध बल उत्पन्न करता है। यह बल तरल घर्षण कहलाता है। तरल घर्षण वस्तु के आकार तथा शेप पर निर्भर करता है। अधिक अनुप्रस्थ काट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले वस्तु पर तरल घर्षण अधिक होता है। धारा रेखीय रूप स्ट्रीमलाइन शेप वाले पिंड पर तरल घर्षण कम होता है। तरल घर्षण तरल के घनत्व पर भी निर्भर करता है। पानी की अपेक्षा हवा में घर्षण कम होता है। वस्तु का वेग भी तरल घर्षण को प्रभावित करता है। कम वेग होने पर घर्षण बल वेग के समानुपाती होता है। अधिक वेग पर घर्षण वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। जब वेग ध्वनि के वेग के बराबर हो तो घर्षण वेग के घन के समानुपाती होता है। घर्षण कम करने के उपाय हैं। पहला, रुखड़ी सतह को चिकना करके घर्षण को कम किया जा सकता है। दूसरा, रुखड़ी सतह के बीच ग्रीस या तेल डालने से घर्षण बहुत कम हो जाता है। इस क्रिया को स्नेह लुब्रिकेशन कहते हैं। तीसरा है, सतहों पर ऑक्साइड की परत बना देने पर घर्षण का मान कम हो जाता है। चौथा है, महीन पाउडर डालने से संपर्क सतहों के बीच घर्षण घट जाता है। पाँचवा है, गाड़ी के पहिए में घर्षण घटाने हेतु बॉल बेयरिंग का उपयोग होता है। छठा है, मोटर गाड़ी विमान का आकार धारा रेखीय बनाया जाता है ताकि वायु घर्षण कम हो। सातवां है, घर्षण कम करने हेतु ग्रेफाइट या काला शीशा का भी इस्तेमाल होता है। दैनिक जीवन में घर्षण का महत्व क्या है? पहला है कि घर्षण ना हो तो हम ना तो खड़े हो सकते हैं और ना ही किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं। दूसरा है, घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर चल सकते हैं। तीसरा है, घर्षण के बिना इंजन गाड़ी को नहीं खींच पाता। चौथा है, घर्षण से लाभ तथा हानि दोनों है। इस कारण घर्षण को आवश्यक दोष माना जाता है। क्वेश्चन है पहला, लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किए जाए तो सही व्यवस्था होगी बढ़ते क्रम में। तो लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी। दूसरा है, एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाया जाता है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। तो संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र और तौलिया। तीसरा है, स्थैतिक घर्षण होता है तो सर्पिक घर्षण से अधिक। चौथा है, घर्षण बढ़ाने का एक उपाय तो रुखड़ा करना। पाँचवा है, घर्षण क्या है? तो शत्रु एवं मित्र दोनों। छठा है कि यदि सभी पदार्थ केवल न्यूट्रॉन जैसे विद्युतीय उदासीन कणों से मिलकर बना होता है तब पहला, घर्षण का अस्तित्व नहीं रहता है। दूसरा, डोरी से तनाव नहीं होता है। तीसरा, स्प्रिंग बल का अस्तित्व नहीं होता है। और चौथा, सभी कथन सही है। सातवां है कि घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति के दिशा के विपरीत। चरम घर्षण स्थिर घर्षण पर महत्तम मान होता है। नौवां है कि माइक्रो एस बटा माइक्रो के का मान होता है 1 से अधिक। 10वां है, घर्षण गुणांक क्या है? तो यह एक विमाहीन राशि है।
11वां है, यदि घर्षण गुणांक माइक्रो हो तो टेंजेंट प्लेन अनांतर समतल पर रखी वस्तु नीचे की ओर तब सरकने लगेगी जब अनंतर अनात समतल के झुकाव के कोण निम्नलिखित से थोड़ा अधिक हो। तो tan इनवर्स माइक्रो। 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को खींचने के लिए 4 केजी वेट बल की आवश्यकता होती है। वस्तु औसता के बीच घर्षण गुणांक होता तो 0.04। यदि अभिलंब बल दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक समान होगा। एक अनंतर का झुकाव कोण 30 डिग्री होने पर उस पर स्थित एक वस्तु A नीचे की ओर ठीक फिसलने की स्थिति में होता है। A के स्थान पर दूसरा वस्तु B रखने पर पाया जाता है कि तल का झुकाव कोण 40 डिग्री होने पर वस्तु तल पर नीचे की ओर ठीक फिसलने की स्थिति में आता है। तब A तथा B के लिए घर्षण गुणांक भिन्न होगा। किसी दूर क्षैतिज तल पर रखे 10 केजी द्रव्यमान का एक आयताकार ब्लॉक 15 न्यूटन के बल से क्षैतिज दिशा में खींचा जाता है। यदि संपर्क सतह के बीच घर्षण गुणांक माइक्रो बराबर 0.2 तथा G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड हो तो ब्लॉक जो है 15 न्यूटन के घर्षण बल का अनुभव करेगा। 16 है कि नीचे चित्र के अनुसार 4 केजी, 8 केजी तथा 24 केजी के 3 ब्लॉक हल्के की डोरी से संबंध है तथा घर्षण रहित क्षैतिज तल पर बल F द्वारा खींचे जाते हैं। यदि निकाय का त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड हो तो आरोपित बल F का मान होगा तो 72 न्यूटन। सभी को जोड़ देंगे, F बराबर ma। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल लोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। लकड़ी के सिलेंडर कार पात्र बैरल को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कना अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। चैप्टर नंबर 5 प्रोजेक्टिल मोशन। जब किसी वस्तु को जमीन के सतह से कुछ ऊंचाई पर से क्षैतिज दिशा मतलब जमीन के सतह के समांतर में फेंका जाता है तब उस वस्तु को प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल कहते हैं और वस्तु की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे प्रक्षेप और प्रक्षेप पथ परवलयाकार। प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं पहला, चलती रेलगाड़ी की खिड़की से किसी वस्तु को गिराना। दूसरा, चलते हुए हवाई जहाज से बम गिराना। तीसरा है राइफल से गोली को छोड़ना। चौथा है किसी भी दिशा में पत्थर के टुकड़े को फेंकना। और पांचवा है खिड़की द्वारा भाला को फेंकना। छठा है पानी के टंकी के आधार के समीप वाले छेद से तेज रफ्तार से पानी का निकलना। और अगर किसी वस्तु को क्षैतिज तल से थीटा कोण पर u वेग से फेंका जाए तो प्रारंभिक वेग u 2 भागों में बढ़ जाता है। क्षैतिज दिशा में वेग u cos थीटा होता है तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग u sin थीटा होता है। फिगर में देख सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे।
ऊपर की ओर की गति u sin थीटा गुरुत्व बल के विपरीत रहता है, परंतु क्षैतिज दिशा की गति u cos थीटा पर गुरुत्वीय बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वस्तु अपने पथ से उच्चतम स्थान P तक पहुंचने पर t समय लेता है तो गति समीकरण v बराबर u प्लस at, तब v बराबर 0। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर वस्तु का वेग 0 हो जाता है, तो u बराबर u sin थीटा, u बराबर -j, तब v बराबर u प्लस at, तो 0 बराबर u sin थीटा माइनस at, तो t बराबर u sin थीटा बटा j। अब वस्तु जितना समय t 0 से O से P पहुँचने से लेता है उतना ही समय P से B पर पहुँचने में लेगा। अतः उड़ान का टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर 2t, t बराबर 2u sin थीटा बटा j। वस्तु द्वारा क्षैतिज दिशा में O से B तक की दूरी को पारस कहते हैं, जिसे r से सूचित किया जाता है। अतः पारस r बराबर 4 गुने समय होता है। u sin थीटा इंटू 2t, u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बटा j, 2u के होल स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा बटा j, u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा j बराबर 2 sin 2 थीटा बराबर 2 sin इंटू cos थीटा। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा j, अतः पारस बराबर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा j। पारस का मान थीटा तथा प्रक्षेपण कोण थीटा पर निर्भर करता है। यदि थीटा 45 डिग्री हो तो r बराबर u स्क्वायर sin 2 इंटू 45 बटा j, तो u sin 90 बटा j बराबर u बटा जी बराबर sin 90 डिग्री का मान 1 होगा। महत्तम पारस r मैक्सिमम होता है तो r स्क्वायर u स्क्वायर बटा जी। अतः वस्तु महत्तम पारस तब प्राप्त करेगा जब वस्तु को 45 डिग्री कोण से फेंका जाएगा। लंबी कूद भाला फेंक में महत्तम पारस की जरूरत होती है, इसलिए इसमें फेंके जाने वाली वस्तु 45 डिग्री के कोण बनाकर फेंका जाता है। वस्तु का महत्तम ऊंचाई h, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as गति समीकरण के अनुसार, तो v बराबर 0, u बराबर u sin थीटा, a बराबर -g और s बराबर h, तो ये O बराबर होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, तो h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। h का मान महत्तम तब होगा जब साइन थीटा का मान महत्तम हो। अगर साइन थीटा का मान 90 डिग्री है तो साइन थीटा बराबर 1 होगा। 1 साइन थीटा का महत्तम मान है, अतः h मैक्सिमम बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री बटा 2g बराबर u स्क्वायर 2g। अतः कोई वस्तु महत्तम ऊंचाई तब प्राप्त करेगा जब वस्तु को 90 डिग्री के कोण से फेंका जाएगा। नोट: प्रक्षेप गति में जितने भी समीकरण प्राप्त हुए हैं उनके लिए यह मान लिया गया है कि पहला, पृथ्वी चपटी है। दूसरा, पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण प्रत्येक ऊंचाई पर समान है। तीसरा, वायु के कारण घर्षण नगण्य है। क्वेश्चन है कि किसी नियत प्रक्षेपण वेग के लिए पिंड का पारस अधिकतम तब होता है जब उससे प्रक्षेपित किया जाता है क्षैतिज तल से 45 डिग्री के कोण पर। दूसरा है कि क्षैतिज कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम वर्षक को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए उसे बम तब गिराना चाहिए जब लक्ष्य के पीछे से हो। तीसरा है
कि जब किसी वस्तु को महत्तम पार्श्व वाले कोण से फेंका जाता है तब उसकी गति ऊर्जा E है। अपने पथ की महत्तम ऊंचाई वाले बिंदु पर उसकी क्षैतिज गतिज ऊर्जा ऊर्ध्वाधर में शून्य होगा, तो ये हो जाएगा E/2। छठा है कि अगर किसी वस्तु को U प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंका जाए तो वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई h का मान होता है, तो U²/2g। प्रक्षेप पथ का आकार होता है परवलयाकार। एक लड़का गेंद को 100 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक सकता है, तो वह गेंद को कितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है? तब 200 मीटर। सातवां है तोप का एक गोला 1 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ छोड़ा जाता है, तो गोला उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लेगा? तो g बराबर है 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ लेगा 50 सेकंड। तोप का एक गोला 2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज तल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाकर छोड़ा जाता है, तो गोला तोप से कितनी दूरी पर पृथ्वी से टकराएगा? तो 4 × 10⁵ मीटर से। 9 है एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है, तो गोली चलाते ही बंदर कूद जाता है, वैसे दशा में गोली बंदर के सिर में छेद कर देगी। किसी भी मकान की छत से एक गेंद गिराई जाती है और उसी समय एक दूसरी गेंद क्षैतिज तरफ फेंकी जाती है, तो कौन सी गेंद जमीन पर पहले गिरेगी? तो दोनों गेंद एक साथ गिरेगी। चैप्टर नंबर 6 वर्क, एनर्जी एंड पावर। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, वर्क, बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को बल के द्वारा किया गया कार्य कहा जाता है। कार्य बराबर होता है बल गुने बल की दिशा में तय की गई दूरी होता है, अर्थात बोल सकते हैं W = Fs। कार्य तभी संपन्न होता है जब किसी वस्तु पर बल लगे और वह वस्तु विस्थापित हो। कार्य हमेशा बल के द्वारा संपन्न होता है, किसी वस्तु के द्वारा नहीं। कार्य अदिश राशि है, इसका सही मात्रक न्यूटन मीटर है। न्यूटन मीटर को ब्रिटेन के वैज्ञानिक जेम्स जूल के सम्मान में जूल भी कहते हैं। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन के बल के द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी विस्थापित होने पर किया जाता है। अनेक स्थितियों में वस्तु की गति उस पर आरोपित बल की दिशा में एक कोण पर होता है। ऐसी स्थिति में कार्य का मान W = Fs सूत्र द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि चली गई दूरी s लगाए गए बल की सही दिशा में नहीं होता है। अगर वस्तु की गति की दिशा और लगाए गए बल की दिशा के बीच Q कोण बनाता हो तब कार्य W = F cos θ × s होगा। शून्य कार्य, 0 वर्ग। बल यदि वस्तु के गति की दिशा से समकोण पर कार्य करता है तो गति की दिशा और बल की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री होता है। इस स्थिति में किया गया कार्य W = F cos θ × s होगा। F cos 90 डिग्री × s होगा। बल की दिशा एवं वस्तु के गति की दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण बने तो किया गया कार्य शून्य होगा। शून्य कार्य के उदाहरण हैं। पहला, व्यक्ति अगर क्षैतिज दिशा में कुछ दूरी तक सूटकेस ढोता है तो उनके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। दूसरा है, वृत्तीय मार्ग में गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य भी शून्य होगा।
तीसरा है सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी पृथ्वी की स्थिति में किया गया कार्य शून्य होता है, और पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए ग्रह की स्थिति में भी किया गया कार्य शून्य होता है। ऋणात्मक कार्य नेगेटिव वर्क। बल यदि वस्तु की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो गति की दिशा और बल की दिशा के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। ऐसी स्थिति में किया गया कार्य W बराबर F cos थीटा इंटू एस होगा। तो F cos 180 डिग्री इंटू एस तो बोल सकते हैं -FS। बल की दिशा एवं वस्तु की गति की दिशा के बीच 180 डिग्री का कोण बने तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। उदाहरण है पहला, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। दूसरा, किसी वस्तु को अलग ऊपर फेंका जाए तो पृथ्वी के गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। नोट, किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल वस्तु के गति के दिशा में काम करता है। दूसरा, किया गया कार्य ऋणात्मक होता है जब बल वस्तु के गति के दिशा के विपरीत कार्य करता है। तीसरा है कि किया गया कार्य शून्य होता है जब बल वस्तु के गति की दिशा से समकोण पर कार्य करता है। ऊर्जा एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक वही होता है जो कार्य का एसआई मात्रक होता है, यानी ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल है। कार्य की सतह ऊर्जा भी अदिश राशि है। किसी वस्तु को अपनी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु को उस स्थिति या आकृति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा E के बराबर हाफ mv² होता है। तो m बराबर वस्तु का द्रव्यमान और v बराबर वस्तु का वेग होता है। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा उसकी चाल के वर्ग का समानुपाती होता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दें तो गतिज ऊर्जा भी दुगनी होगी, लेकिन उसकी चाल समान होनी चाहिए। यदि वस्तु की चाल दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं पहला है बंदूक से छोड़ी गई गोली, धनुष से छोड़ा गया तीर, गतिमान हथौड़ा, गिरती वर्षा का बूंद, बहती हवा, नाचता लट्टू। जल विद्युत शक्ति स्टेशन पर गिरती जल की गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा FeP, अगर m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाया गया तो वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्व बल mg नीचे की ओर लगता है। अतः गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य मतलब W बराबर बल गुने दूरी बोल सकते हैं m गुना g mg गुना h तो mgh। स्थितिज ऊर्जा EP बराबर mgh होगा। यह कार्य वस्तु और पृथ्वी के निकाय में स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः स्थित ऊर्जा बराबर EP बराबर mgh होगा। EP स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी कहा जाता है। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उस वस्तु की ऊंचाई और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं पहला, पहाड़ी पर स्थित जलाशय के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। दूसरा, मकान के छत पर रखी ईंट लपेटी हुई कमानी, धनुष की तनु ही डोरी,
पाँचवा, गुलेल में खींची हुई रबड़ पट्टी की स्थितिज ऊर्जा का इस्तेमाल पत्थर फेंकने में किया जाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। पहला, गतिज ऊर्जा के कारण कार्य करने की क्षमता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा संरूपण के कारण कार्य करने की क्षमता है। दूसरा है, स्थितिज ऊर्जा गुप्त रूप में संचित ऊर्जा है, जबकि गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। तीसरा है, स्थितिज ऊर्जा आपेक्षिक है, जबकि गतिज ऊर्जा आपेक्षिक नहीं है। ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जा सकती है। इसके उदाहरण निम्न हैं। पहला, माचिस की तीली जलता है तो रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में होता है। दूसरा, थर्मोकपल ताप वैद्युत युग्म में ऊष्मा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। तीसरा, विद्युत चुम्बक में विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण चुंबकीय ऊर्जा में होता है। चौथा, टेलीफोन अथवा विद्युत घंटी में विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में होता है। पाँचवा है, डायनोमो अथवा टरबाइन में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। छठा है, विद्युत पंखा में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। सातवां है, विद्युत के बल्ब में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में होता है। आठवां है, बिजली के हीटर में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है। नौवां है, संचायक सेल में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। 10वां है, इलेक्ट्रोलाइसिस में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। 11वां है, ईंधन के जलने पर रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है। 12वां है, फोटोग्राफी प्लेट पर प्रकाश की रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रकाश का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। 13 है, श्वेत तप्त धातु के पिंड में ऊष्मा का रूपांतरण प्रकाश में होता है। 14वां कहता है कि भाप इंजन में ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है। 15वां कहता है कि घूमते हुए पहिए में ब्रेक लगाने पर गतिज ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है। 16वां, गुरुत्व के अधीन गिरती हुई वस्तु का स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। 17 है, किसी वस्तु को फेंकने पर पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है। 18वां, पृथ्वी पर से कोई वस्तु को उठाने पर पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण स्थितिज ऊर्जा में होता है। 19वां, रेडियो में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में होता है। 20, सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण वैद्युत ऊर्जा में करता है। 21वां, सौर जल ऊष्मक सोलर वाटर हीटर प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 22, गैस स्टोव कुकिंग गैस एलपीजी के रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। शक्ति मतलब पावर कहता प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, अर्थात शक्ति कार्य करने की दर है। शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य बटा कार्य करने में लगा समय, मतलब P बराबर W/T। शक्ति जो है अदिश राशि है, इसका SI मात्रक जूल प्रति सेकेंड है। जूल प्रति सेकेंड को ब्रिटेन के वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में वाट भी कहते हैं। तो 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। शक्ति जो है किलोवाट घंटा में भी मापा जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट या 1000 जूल प्रति सेकेंड होता है। शक्ति का प्रचलित मात्रक अश्व शक्ति HP भी है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ऊर्जा और शक्ति में अंतर क्या है? पहला, ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता है, जबकि शक्ति कार्य करने की समय दर है। दूसरा है ऊर्जा कार्य
संपन्न में लगे समय पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा, ऊर्जा का SI मात्रक जूल है, जबकि शक्ति का SI मात्रक वाट है। औसत शक्ति मतलब एवरेज पावर। औसत शक्ति बराबर होता है कुल उपयोग की गई ऊर्जा बटा कुल लिया गया समय। केमिकल यूनिट ऑफ एनर्जी। घरेलू अथवा व्यावसायिक ऊर्जा खपत को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा बराबर 1000 वाट इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। बोल सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टाइन के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। अगर m द्रव्यमान पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिणत हो जाए तो परिवर्तित ऊर्जा E बराबर mc² होगा। c जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है। इस सूत्र के अनुसार अगर 1 ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत होता है तो कुल 9 इंटू 10⁻13 जूल उत्पन्न होगी। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण नियम यह बताता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, किंतु ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप में गिर रही वस्तु ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है। क्वेश्चन आंसर है, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी 0.5 किलो वाट। किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा होगी तो 9 गुनी। 20 केजी के लोहे के गोला को तथा 10 केजी के एल्युमिनियम के गोला को किसी मीनार पर से गिराया गया। जब गोला पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर है तो उनका त्वरण समान होगा। चौथा है 1 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल होगा 1.4 मीटर पर सेकेंड। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा होगी चौथाई। 1 न्यूटन मीटर बराबर होगा 1 जूल का। संपीड़ित कमानी कंप्रेस्ड स्प्रिंग में धारित ऊर्जा है स्थितिज। किसी पहाड़ी पर चढ़ती कार में होती है गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से कुछ ऊंचाई से गिरता है तब वस्तु की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती है। ऊपर से नीचे की ओर गिरती पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज तथा स्थितिज दोनों। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड की ऊर्जा का रूपांतरण होता है स्थित ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में। जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊर्जा मतलब ऊंचाई जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी दोगुनी। यदि दो व्यक्ति अलग अलग 5 केजी की दो वस्तु को 30 मीटर ऊंचाई पर क्रमशः 2 तथा 4 मिनट में ले जाते हैं तो वस्तु पर किया गया कार्य दोनों व्यक्ति द्वारा समान होगा। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होंगे? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल।
कहता है 16 m और m तथा 2m द्रव्यमान की दो वस्तु एक समान वेग से चल रहे हैं तो इनकी गति ऊर्जा का अनुपात 1/2 होगा। 1 ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा के तुल्य है तो 9 × 10⁻13 जूल। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए और वह v वेग से चले तो उसकी गति शक्ति होगी F × v। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य सदा होता है ऋणात्मक। वृत्तीय पथ पर घूमती हुई वस्तु के विस्थापन में अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा 0। 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य 0 जूल होगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। डायनेमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न से किसका उत्पादन होता है तो विद्युत ऊर्जा। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसके गतिज ऊर्जा नहीं है तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। चलता हथौड़ा, चली हुई गोली, बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश तो द्रव्य संरक्षण का नियम। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी तो p²/m। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है।